तो बच्चों आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम बच्चों पढ़ाएंगे आपको जनरल एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों जनरल एग्जांपल्स रिडॉक्स रिएक्शन की आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहली एग्जांपल है बच्चों कंबशन रिएक्शन। बच्चों कंबशन जो होती है वो रिडॉक्स होती है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है। बच्चों सबसे कॉमन कंबशन जो हमारी बॉडी में होती है उसका नाम है रेस्पिरेशन। उसका नाम है रेस्पिरेशन। क्या नाम है? रेस्पिरेशन। तो बच्चों पहली एग्जांपल आप ध्यान में बिठा लें, रिडॉक्स की कंबशन। ये सबसे पहला रिएक्शन है बच्चों, सबसे कॉमन रिएक्शन कंबशन, इट इज ऑलवेज रिडॉक्स। सो बच्चों जब भी बर्निंग होगी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसको कंबशन कहते हैं। कंबशन की पहचान ये है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो CO2 और वाटर बनते हैं। बच्चों दूसरा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन आर ऑलवेज रिडॉक्स। एडिशन जब भी होगा रिडॉक्स होगा, लेकिन बच्चों मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शंस आर नॉन रिडॉक्स। कल पढ़ाया था मैंने आपको, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन होगा एडिशन वो नहीं होगा रिडॉक्स, वो नॉन रिडॉक्स होगा। तीसरा बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की मुख्तलिफ नाम है, मसलन क्रैकिंग, पायरोलिसिस, फर्मेंटेशन और बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस भी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होती है। तो बच्चों डीकम्पोजिशन की 5 एग्जांपल्स हैं। डीकम्पोजिशन बच्चों क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। डीकम्पोजिशन आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो 5वीं एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यानी मेटल मेटल को डिस्प्लेस करे और नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे। डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों रिडॉक्स होता है। इसी तरह बच्चों छठी एग्जांपल है कोरोजन ऑफ मेटल्स। यानी मेटल्स को जब हम हवा में रखते हैं तो मेटल अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस अमल को कोरोजन कहते हैं, जिसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों रस्टिंग हो या कोरोजन हो, ये हमेशा रिडॉक्स होती है। 7वीं एग्जांपल है जी फोटोसिंथेसिस। बच्चों इस अमल में प्लांट CO2 और वाटर को कंबाइन करके अपना फूड यानी ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। बच्चों 8वीं देखिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर गैस फॉर्मेशन। बच्चों वाटर गैस जो है बच्चों दो चीजों से बनाते हैं, या तो कोयले से बनाते हैं या नेचुरल गैस से बनाते हैं। बच्चों बुनियादी तौर पर वाटर गैस फॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और आपने ऊपर पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो रिडॉक्स होता है। आगे देखिएगा बच्चों, अब ये काफी एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट की है, इनको देखिएगा, मेटल वाटर रिएक्शन, मेटल बेस रिएक्शन, मेटल एसिड रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन बच्चों रिडॉक्स हैं। इसी तरह बच्चों ये ऑक्साइड्स के रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम के साथ। ये रिएक्शन भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। ये बच्चों 16 एग्जांपल्स हो गए। अब आगे चलते हैं, आपको आगे बताते हैं। तो जो 17वीं एग्जांपल है नॉन मेटल एसिड रिएक्शंस और नॉन मेटल बेस रिएक्शन। बच्चों ये भी रिडॉक्स होता है, सारे रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, याद करना पड़ेगा यार। इसी तरह बच्चों 19 देखिए, हेलोजन एसिड MnO2 रिएक्शन। हेलोजन एसिड किसे कहते हैं? HCl, HBr, HI, ये हेलोजन एसिड्स हैं। हेलोजन एसिड और MnO2 का रिएक्शन भी रिडॉक्स होता है बच्चों। और अब बच्चों देखिएगा 20 से लेकर 27 तक रिएक्शन। इन रिएक्शंस का नाम है KMnO4 रिडक्टेंट रिएक्शन। बच्चों KMnO4 आपने टाइट्रेशन में इस्तेमाल करना है फर्स्ट ईयर में, रिडॉक्स टाइट्रेशन में। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बच्चों रिडॉक्स टाइट्रेशन में 3 प्रैक्टिकल हैं हमारे, ये 3 प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल हेडिंग 20 KMnO4 मोर सॉल्ट रिएक्शन, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन, और 27वां KMnO4 FeSO4 रिएक्शन। ये बच्चों 3 प्रैक्टिकल्स हैं आपके। रिडॉक्स टाइट्रेशन के तीनों प्रैक्टिकल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सेम है,
लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट सेम नहीं है। और बच्चों फिर अगला रिएक्शन है KMnO4 क्लोराइड रिएक्शन, KMnO4 आयोडाइड रिएक्शन, KMnO4 सल्फाइड रिएक्शन, KMnO4 नाइट्राइट रिएक्शन, KMnO4 H2O2 रिएक्शन। प्यारे बच्चों ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि KMnO4 के बाद लिखे हुए हैं। इसी तरह बच्चों K2Cr2O7 ये एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसकी मैंने हेडिंग बना दी K2Cr2O7 रिडक्टेंट रिएक्शन। यहाँ पर भी बच्चों वही ऊपर वाले तमाम रिएक्शंस आ जाते तो मेरा चार्ट और कब लंबा हो जाता। मैंने इसको तवालत से बचाने के लिए एग्जाम्पल्स आपको नहीं दी, एग्जाम्पल सारी वही होंगी जो ऊपर लिखी हुई है। ऊपर भी मैंने सिर्फ बच्चों 7 एग्जाम्पल लिखी है। KMnO4 के मोर देन 20 रिएक्शंस हैं जो कि रिडॉक्स है। तो ये था जनाब हमारा बहुत ही खूबसूरत चार्ट। इस पे कोई सवाल आपने करना है तो आप लोग कर सकते हैं। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खालिद क्या होता है? खालिद डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि एक मेटल दूसरी मेटल को या एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करती है। जी जनाब, कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं, प्लीज आस्क क्वेश्चन। जी सिद्रा जल्दी जल्दी करें, टाइम कम होता है। जूम क्लास में ना टाइम मत जाया करके दें, फौरन ही क्वेश्चन करा करें। सिद्रा अगला टेस्ट टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का होगा, वो मैं आपको भेज चुका हूं कल। अच्छा बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बोर्ड पे देख लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोर्ड पे देख लो। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मिसाल के तौर पर हम रिएक्शन कर रहे हैं मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट। बेटे देखो ये मैग्नीशियम जो है वो एलिमेंट है और कॉपर सल्फेट जो है वो कंपाउंड है। मैग्नीशियम इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रही है। यार बच्चों मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को डिस्प्लेस कर रहा है। तो मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह पर अटैच हो गया, कॉपर अलहदा हो गई। देखिए दो कंपाउंड बने, दो प्रोडक्ट बने, एक एलिमेंट बना और दूसरा प्यारे बच्चों कंपाउंड बना। तो देखिए इस रिएक्शन की पहचान ये है कि एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्ट करेगा और एलिमेंट ही बनेगा और साथ में कंपाउंड बनेगा। रूल इस रिएक्शन का ये है कि जो एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा शुड बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो डिस्प्लेस होगा शुड बी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो more electropositive can displace less electropositive but reverse is not possible. ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और बच्चों दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि हम नॉन मेटल को डिस्प्लेस करें। देखें इधर यहां पर बच्चों क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगी, जिसके नतीजे में ब्रोमीन अलग हो जाएगी और KCl बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों ये जो नॉन मेटल होती है इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। बच्चों क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। So more electronegative can displace less electronegative but reverse is not possible. बेटे सब कराएंगे खालिद, परेशान नहीं हो, सब कराएंगे। आप बिल्कुल आराम से बैठो, आपको हर चीज कराई जाएगी।
थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुंतहा समझ में आ गया बेटा? खालिद समझ में आ गया बेटा? अब पायरोलिसिस बेटा, पायरोलिसिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पायरोलिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन को पायरोलिसिस कहते हैं। ओके, तो बच्चों यहां पर हमारा आज का पहला टॉपिक खत्म हो गया है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक जिसके लिए ये सारी की सारी मेहनत की गई थी। हेडिंग लगा लें अपने पास, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों जल्दी से कॉपी कर लें। जी बेटा, कॉपी कर लिया? ओके बेटा, तो फिर शुरू करते हैं। हेडिंग लगा ले अपने पास, ऑक्सीडेशन नंबर। और बच्चों पूरा जो हमारा 4-5 दिन का लेक्चर है, आज उसको सूद समेत वसूल करने का दिन आ गया है। बुनियादी तौर पर जिस टॉपिक के लिए हम लोग ये सेक्शन स्टार्ट किए थे वो अब स्टार्ट हो रहा है और इसका नाम है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी से बच्चों हेडिंग लगा लें अपने पास। बच्चों तवज्जो के साथ बोर्ड पे देखिए। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ये आपको पता है, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं बॉन्डिंग के लिहाज से। बॉन्डिंग के लिहाज से दो तरह के कंपाउंड होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और बच्चों दूसरी टाइप को कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जरा सा भी प्रॉब्लम हो फौरन रोक दीजिएगा क्लास में, हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है? इतना अहम टॉपिक है बच्चों। बॉन्डिंग के लिहाज से कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। बच्चों आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ट्रांसफर का मतलब यह है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है, यानी इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। इस तरीके से प्यारे बच्चों आयनिक बॉन्ड बनता है। बच्चों जब आयनिक बॉन्ड बनता है और इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होता है तो एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह बच्चों दो तरीके की आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयन और बेटा नेगेटिव आयन। बच्चों पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव आयन को बच्चों हम एनाइन कहते हैं। इस तरह बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान फोर्स डेवलप होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं और इस फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो बच्चों आयोनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इसको बच्चों एग्जांपल से देखो जरा गौर से। सोडियम क्लोराइड, बच्चों सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज है। बच्चों ये जो चार्ज है ये रियल है, इसको कहते हैं नेट चार्ज। क्या कहते हैं? नेट चार्ज। सोडियम क्लोराइड पे जो चार्ज है बच्चों वो क्या कहलाता है? नेट चार्ज। ये Na के ऊपर है 1 प्लस और क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस। यार बच्चों ये जो चार्ज है ये रियल है। आर यू गेटिंग? मतलब ये फर्जी चार्ज नहीं है बल्कि रियल चार्ज है जी। ट्रांसफर में लॉस और गेन दोनों होगा। प्यारे बच्चों अब ये जो चार्ज है ये रियल है, मैंने बता दिया ना। तो जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा रियल चार्जेस बनेंगे। बात समझ गए? अब इससे हमें प्लस और माइनस से हमें क्या पता चलेगा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। यानी हमें यह पता चल रहा है कि सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रही है। बात समझ गए? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो गेन करेगा वो रिड्यूस होगा। तो ये जो चार्जेस हैं इससे हमें पता चलता है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है आयनिक कंपाउंड में। लेकिन बच्चों कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होता। बिल्कुल भी शेयरिंग ऑफ, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होता, यानी आयंस नहीं बनते। कोवलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं होते। कोवलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं होते। सानिया बेटा एक एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितनी उसकी वैलेंसी होती है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। लेकिन अगर मैग्नीशियम होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है। ओके मेरा बेटा, तो देखो मेरे भाई गौर से सुनो। एलिजबा मुजीब या वैलेंसी याद करनी होगी, जाहिर सी बात है। चैप्टर नंबर 1 से आपको चार्ट ऑफ एलिमेंट याद करने को दिया हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने याद नहीं किया हुआ है। आप इसको याद कर लें अगर आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी संवर जाए। और अगर नहीं चाहती तो आपकी मर्जी बच्चों, आप याद ना करें, हम क्या कर सकते हैं। हम तो आपको गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। जिंदगी आपकी है, फैसले भी आपने करने हैं। तो बच्चों कोवलेंट कंपाउंड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब शेयरिंग होगी तो कोई आयन नहीं बनेगा। जी भेज देंगे मारिया। तो कोई बेटा शेयरिंग जब होगी तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे मेरा बेटा, बल्कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स, फॉर्म बिटवीन एटम्स। और जब एटम्स आपस में मिलेंगे तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल, they form molecule. So covalent compound consists of molecule in which there are no ions, there are no ions. Is it clear? मिसाल के तौर पर देखिए, मिसाल के तौर पर देखिए H बॉन्ड F। प्यारे बच्चों ये मैंने हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड दिखाया है। बच्चों ये जो लकीर है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को जाहिर करती है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। प्यारे बच्चों गौर से देखिए तो आपको नजर आ रहा होगा कि फ्लोरीन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे अपने, जो मैंने डॉट से दिखाए हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था। बच्चों कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में रहेंगे, है ना भाई? कोई चार्ज तो नहीं आया ना बेटा? ये कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों, इसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आर यू गेटिंग?
बात समझ में आ रही है भाई बच्चों? गेटिंग द पॉइंट्स? अब बात सुनो बेटा, असल कहानी अब शुरू हो रही है। वो ये है कि बच्चों इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। बेटा कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग से बनता है। दोनों एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास 1 था, दोनों ने 1 1 शेयर कर लिए। शेयरिंग इसलिए करनी है ताकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो देखो फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो आपने 8 इलेक्ट्रॉन करने तमाम एटम के पास शेयरिंग के बाद। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। और अब आपको समझा रहा हूं, इधर गौर से देखिए। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में बच्चों, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कोई चार्ज नहीं आया, कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। लेकिन बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हम एक सपोजिशन करते हैं, एक फर्ज करते हैं एक बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये मुकम्मल तौर पर फ्लोरीन ले लेगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की ताकत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत फ्लोरीन की ज्यादा है। तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन के पास शिफ्ट होगा तो फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी, और हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आ जाएगा। ये हमने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर दिए। हालांकि मुकम्मल तौर पर शिफ्ट नहीं होंगे क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड तो नहीं बन रहा, लेकिन हमने ये फर्ज करा कि फ्लोरीन ने ये पूरा शेयर्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसके नतीजे में उसके ऊपर -1 चार्ज आया, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आया। बेटा तहा जावेद में अभी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊंगा, किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ये मैं बताऊंगा। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है दुनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन ने शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींच लिया मुकम्मल तौर पर। तो हमने ये फर्ज करा कि शेयर्ड पेयर कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया फ्लोरीन की तरफ। हालांकि कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो क्या ये जो चार्ज आ रहा है ये रियल होगा? क्या ये चार्ज रियल होगा? ये चार्ज रियल तो नहीं होगा। नहीं, ये चार्ज रियल नहीं है। बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। ये चार्ज तो इस बात की बुनियाद पर आया है कि हमने ये सपोज किया है कि इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो दिस इज नॉट द रियल चार्ज, दिस इज द फर्जी चार्ज, दिस इज द हाइपोथेटिकल चार्ज, दिस इज द अपरेंट चार्ज। ये जाहिरी चार्ज है, ये जाहिरी चार्ज है, ये फर्जी चार्ज है, टेम्पररी नहीं है बेटा ये चार्ज, ये फर्जी चार्ज है। इस फर्जी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इस फर्जी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। मेहर सलीम एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये हर कोवलेंट कंपाउंड में होगा मारिया। रियल चार्ज को कहते हैं रियल चार्ज या नेट चार्ज। बॉन्डिंग तो कोवलेंट होगी, लेकिन हम फर्ज कर रहे हैं कि जैसे बॉन्डिंग आयोनिक हो, तो अगर कोवलेंट कंपाउंड में हम बॉन्डिंग को आयोनिक समझते हुए इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर शिफ्ट कर दें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो जो चार्ज आता है एटम पर फर्जी,
उस फर्जी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर ऑक्सीडेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है Mn, वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड के लिए है। बुनियादी तौर पर यह कॉन्सेप्ट कोवलेंट कंपाउंड के लिए पेश किया गया है। जी बेटा ताहा, बिल्कुल सही है बेटा। तो बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड में सानिया, जो कोवलेंट कंपाउंड में जो चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आयोनिक कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होगा, रियल चार्ज के। ओके, वेरी गुड सानिया, वेरी गुड। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन सुनिए, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन सुनिए, अपने पास नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। द नंबर ऑफ चार्जेस, द नंबर ऑफ चार्जेस, the number of charges an atom would have, the number of charges an atom would have, the number of charges an atom would have in a molecule of a compound, in a molecule of a compound or polyatomic ion, if bonding electrons were transferred, if bonding electrons were transferred completely, if bonding electrons were transferred completely in the direction indicated by the difference in electronegativity, indicated by the difference in electronegativity, indicated by the difference in electronegativity. Thus, oxidation number reflects the number of electrons transferred. Thus, oxidation number reflects the number of electrons transferred in a covalent molecule or polyatomic ion. In a covalent molecule or polyatomic ion. This is the definition of बेटा हमें कैसे पता चलता है? It reflects the number of electron transfer in a molecule. जी बेटा Mn, हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड आयोनिक है या कोवलेंट? इसके रूल्स होते हैं। फिलहाल आप ये ध्यान में रख लें कि कोई भी कंपाउंड जिसमें सोडियम हो, पोटाशियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, यानी मेटल्स हो, वो अमूमन आयोनिक होंगे, और अगर ये नहीं हो तो फिर कोवलेंट होंगे। Is it clear to students? भाई समझ में आ रहा है? पॉलीटॉमिक आयन बेटा जो आयन होता है जिसमें दो से ज्यादा एटम हो, वो दो या दो से ज्यादा एटम हो, वो पॉलीटॉमिक आयन होता है। तो पॉलीटॉमिक आयन भी जो होते हैं वो भी कोवलेंट होते हैं बच्चों। अब मैं आपको एग्जांपल से दिखा रहा हूं, बोर्ड के ऊपर समझा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एग्जांपल से समझिएगा ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर बाकायदा रूल्स के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाकायदा रूल्स होते हैं। 12 रूल्स हैं। हाउ मेनी रूल्स? 12 रूल्स हैं जनाब। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए जल्दी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लिस्ट
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, क्लोरीन की है, नाइट्रोजन की है, फिर उसके बाद आपकी जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन, फिर है उसके बाद ब्रोमीन, फिर है उसके बाद आपकी कार्बन, फिर है जनाब सल्फर, फिर है जनाब आयोडीन, फिर है जनाब हाइड्रोजन, फिर है जनाब फॉस्फोरस। ये लिस्ट है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसको याद कर लें। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की। ये तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनकी वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद करवाऊंगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ इनकी लिस्ट याद कर लो। और अब जरा सा बोर्ड पे देखो गौर से बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली फिक्स होता है, तो बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। बच्चों जो इस लिस्ट में होंगे उनका माइनस में होगा, और इस लिस्ट के अलावा जो होंगे उनका अमूमन पॉजिटिव होगा। अगर एक ही कंपाउंड में दोनों आ जाएंगे तो ऊपर वाले का नेगेटिव होगा, उसके नीचे वाले का पॉजिटिव होगा। तो बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। -2 का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो किससे लिए हैं भाई? उससे लिए जिससे ये बॉन्ड बना रहा है बराबर में, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिए। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना? +2। तो अब इन दोनों को हमने आपस में अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। +2 -2 = 0। तो देखेंगे टोटल जो चार्ज होता है मॉलिक्यूल का वो 0 होता है। मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। तो कार्बन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना? +2। बात समझ में आई ये बेटा? कुछ समझ में आ रहे हैं? तो एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होता है, दूसरे का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और देखो, एक और एग्जांपल से देखो। ये देखो बेटा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। वही एग्जांपल जो ऊपर दी थी, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, एक ऑक्सीजन का। लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बना -4। -4 का मतलब ये कि एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। 2 ने कितने गेन किए? एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 ने कितने गेन किए? यस यस, 4 गेन किए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिए होंगे यकीनन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बना +4। +4 का मतलब है कार्बन ने 4 इसको दिए। यानी यूं करके मैं दिखा सकता हूं कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इसको दिए। इसी तरह यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ऑक्सीजन को दिए। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे दिखाते नहीं है। तो आर यू गेटिंग किस तरह निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? कुछ समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देखो, जल्दी से मुझे बताओ, यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? जल्दी से बताओ जी बेटा, जल्दी से बताओ। वाटर में H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? एलिशवा रॉन्ग आंसर, हर्षा रॉन्ग आंसर, जेजिल रॉन्ग आंसर, मुंतहा शाकिर रॉन्ग आंसर। आइए जी देखें, टाइम इज गोइंग टू बी फिनिश। ऑक्सीजन का देखें जी, ऑक्सीजन का -2 होता है बेटा। इसका मतलब है ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं। तो 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। एक का क्या हुआ? +2 / 2 एंड द आंसर इज 1+। तो कार्बन हाइड्रोजन का क्या हुआ? 1+। हाइड्रोजन का क्या हुआ? 1+। हर्षा कुमारी Fe3O4 बाद में पढ़ाऊंगा, ये मुश्किल एग्जांपल है।
अभी पहले आसान वाली कर लो, जरा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 1 मिनट रह गया है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कार्बन का क्या है, CH4 में, CH4 में बेटा सिद्रा ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का निकालना होता है, तो टोटल एटम का निकाल के जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। बताओ सिद्रा कार्बन का क्या आ रहा है, -4, वेरी गुड। NH3 में निकालो, NH3, NH3 में नाइट्रोजन का निकालो, NH3 -3, वेरी गुड है ना बच्चों, बहुत जबरदस्त, शाबाश, एक्सीलेंट। NO2 में निकाले, NO2 में, NO2 तौसीन सानी, वेरी गुड, NO2 में निकाल के दिखाएं, NO2, और आखिर में निकाल के दिखाएं PCl5 में पी का, PCl5। सिद्रा प्लस माइनस लाजमी लगाएं वरना रॉन्ग हो जाएगा, प्लस माइनस लाजमी लगाएं, NO2 प्लस माइनस, जैजिल रॉन्ग आंसर, +4 एंड द टाइम इज अप, +4। तहम प्लस माइनस लगाओ भाई, प्लस लगाओ वरना गलत हो जाएगा। PCl5 में, PCl5 में हर्षा प्लस माइनस लगाओ भाई, PCl5 में +5 एंड टाइम इज अप। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सेंड योर फीडबैक इन द ग्रुप, ग्रुप में अपना फीडबैक भेजें आज के लेक्चर का। ओके, अल्लाह हाफिज।